आखिर औरत का वह कौन संग हर रात बेशर्म होकर दबाने व चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। लोग औरत का कौन संग दबा व चूस कर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता व चूसता है उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और महालक्ष्मी की कृपा हमेशा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना व चूसना चाहिए। अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए वीडियो को बीच में न छोड़ें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसको ताना मारा करती थी कि तुम्हारे घर में है ही क्या, खाने तक को कुछ नहीं है। मित्रों, उसके घर में बिल्कुल ही कंगाली छाई हुई थी। एक भी रुपया उसके पास नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। मित्रों, एक तो घर में खाना नहीं, दूसरा पत्नी का ताना। वह बहुत ही परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वह बहुत ही सुनसान रास्ते पर चला ही जा रहा था कि उसे एक तपस्या करते साधु दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो रामू उनके सामने जोर जोर से रोने लगा और साधु ने रामू से कहा, पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब रामू ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है जो मुझे रोजाना ताना मारा करती है। मैं गरीब हूँ तो उसमें मैं क्या करूँ? मैं चाहे जो करूँ लेकिन धन कमा ही नहीं पाता। मेरा एक छोटा सा धंधा था, वह भी पत्नी की कलेश की वजह से चौपट हो गया है। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती रहती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। महात्मन, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। तब साधु कहता है, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर दबाना व चूसना है। अचानक तुम्हारे घर में अपार धन की प्राप्ति हो जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो पुरुष औरत का यह अंग दबाता व चूसता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। वह जो भी व्यापार करते हैं उसमें हमेशा उनकी तरक्की होती है। साधु ने कहा, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसीलिए तुम ध्यान से सुनना और अपने जीवन में गौर करना। तब रामू साधु की बात बड़े ही गौर से सुनने लगता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दीजिए। तब साधु रामू को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि एक नगर में एक किसान रहा करता था। उनके पास बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान और उसकी पत्नी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। उनके घर में किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े न ही कलेश होते थे। इसी वजह से उनके घर में हमेशा महालक्ष्मी का वास रहा करता था और उनके खेतों में इतनी ज़्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता चला जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना ज़्यादा प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उनके पूरे गांव में लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। मित्रों, किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा तक पहुंचती है तो राजा भी उनके प्रेम की तारीफ करते हैं और वो सबसे बताते हैं कि हमारे राज्य में एक किसान और उसकी पत्नी में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। उन दोनों में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपने जीवन में कभी नहीं सुना। मित्रों, एक दिन की बात है, राजा अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घर में घी का दीप जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं? सबके घर में घी का दीप क्यों जलवा रहे हैं? तब राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीप जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है।
और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वही प्रेम हमारे पूरे नगर में रहे और पति पत्नी के बीच में हो। इसीलिए हर घर में मैं घी का दीप जलवाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं, हर जगह हर नगर में डुग्गी पीट देते हैं और कहते हैं सभी के घर में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। मित्रों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में घी का दीपक जला देते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो भी मन करता वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत ही समझदार था। किसान सोचता था यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़ा होंगे। कई चीजें इस वजह से किसान अनदेखा कर देता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के यहाँ दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के यहाँ दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो, किसान के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इससे यह पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वो किसान की पत्नी की वजह से है और इसी वजह से उनके घर में इतना प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो वह कहता है नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं बल्कि वह किसान की वजह से है। रानी कहती है किसान की पत्नी बहुत ज़्यादा समझदार है, आपका सोचना गलत है और यही वजह है कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। राजा कहते हैं कि किसान समझदार है और रानी कहती है कि किसान की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इसी तरह कुछ देर तक चलता रहा। इस बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी ने राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। उसके बाद राजा कहता है हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी सहमत हो जाते हैं और दोनों की परीक्षा लेने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और अपने एक सैनिक को बुलाता है और सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो जो मैं प्रश्न तुमसे बोल रहा हूँ वही प्रश्न तुम किसान से बोल देना। फिर वह सैनिक बोलता है ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेत में गई हुई थी, लेकिन किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। वह सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर किसान से कहता है मैं राज दरबार से आया हूं और राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, किसान कहता है बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तभी वह सैनिक बोलता है नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूं, मैं आपके पास राजा साहब का एक समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता है आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। तब सैनिक कहता है किसान, राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तब राजा साहब आपको बहुत सारे हीरे और स्वर्ण आभूषण देंगे और साथ में तुम्हें तुम्हारी जमीन से दुगना जमीन दे दिया जाएगा। इसके अलावा राजमहल में तुम्हें आधा हिस्सा भी दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक था। किसान ने कहा राजा साहब अपना पूरा राजमहल क्यों ना मुझे दे दें, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है। तब सैनिक जाता है और राजा को पूरी बात बताता है। इस तरह रानी भी सैनिक की बातें सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा तुमने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा अभी नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा अब मैं किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन ज्यादा समझदार है। कि रानी ने फिर एक सैनिक को बुलाया और कहा मेरी बात किसान की पत्नी से बोलना है और याद रखना यह बात तभी बताना है
जब किसान वहां पर ना हो तो सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात करनी है, वह तो बताओ। तब रानी सैनिक को सारी बात बता देती है और सैनिक किसान के घर चला जाता है और उनके घर में जाकर वह आवाज लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकल कर आती है और कहती है, बताओ क्या बात है। तब सैनिक कहता है, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। तब किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक बोलता है, यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात दिए जाएंगे और आपको राजमहल में आधा हिस्सा भी रानी की तरफ से दिया जाएगा और आपके पास जितनी भी जमीन है उससे 2 गुना जमीन भी रानी आपको दे देंगी। यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है, यदि मुझे रानी साहिबा देंगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है। तभी किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो मैं उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल वापस चला आता है और रानी को सारी बात बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती हैं और राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा ने अपने पूरे नगर वालों को बुलाता है और कहता है, मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान न जाए, तुम लोग ऐसा करो, किसान के घर जाओ और सारी बातें हमारी उन्हें बताओ और उस किसान की जान बचा लो, नहीं तो किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचने लगते हैं, किसान की पत्नी किसान को तो रात में मारेगी, इससे पहले हम किसान के घर पहुंचकर किसान की जान बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं किसान तो मरा पड़ा है। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं, तुमने तो किसान को रात को मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने किसान को अभी क्यों मार दिया। तब उस किसान की पत्नी बोलती है, किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसलिए मैंने इसे दिन में ही मार दिया। सभी सैनिक किसान के घर से दौड़कर जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिकों को कहते हैं। सैनिक जाते हैं और किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया, तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसे से ज्यादा प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया, मुझे तो किसान को पहले से ही मारना था, वो तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत ही खराब थी, मेरे साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था किसान। तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से हमेशा दबाया करते थे। उसके अलावा किसान मेरे साथ एक और काम करता था, वह किसान मेरे नाक का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। तब राजा ने पूछा, जब आप लोग गरीब थे तब किसान आपके साथ ऐसा काम करता था। किसान की पत्नी बोलती थी, नहीं महाराज, ऐसा नहीं करते थे। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु ने रामू से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया, औरत का कौन संग दबाने व चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है। तब रामू ने कहा, नहीं साधु जी, मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी साधु जी कहते हैं, अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से तुम्हें बताता हूँ। किसान जो अपनी पत्नी के साथ पहला काम करता था वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसे की किल्लत होती है उसे अपनी स्त्री की नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान बन जाता है। दूसरा काम यह है कि जो भी पुरुष औरत के पिछले कान के हिस्से को अपने जीभ से स्पर्श करता है उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। जी हाँ, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पीछे के हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको धन देती हैं। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं,
यही वजह है कि इस संसार में जो भी मनुष्य पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है, जो कि किसान भी यही काम करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तो आपको अपनी पत्नी से पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनर्थ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें मित्रों।